हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। आज हम उसको आपका समाप्ति की ओर हम उस चैप्टर को देखेंगे और इसके बाद हम आगे जो हमारे महत्वपूर्ण आपके प्रश्न उत्तर हैं उनको हम लोग सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को आपका देखेंगे, फिर चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे क्या करें कि अपने चैप्टर का रिवीजन करें और कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछें। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए, किसी बच्चे का कोई डाउट? नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, आपको याद होगा कल हम लोग आपका अंतिम रूप से यहाँ तक वो आपका पढ़ चुके थे और हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे एजुकेशन सेक्टर में ही आपका 20 लाख रोजगार देने की क्षमता है और कैसे ही इसमें आपका रोजगार के जो आपकी चीजें हैं इसमें आपका सर्जित हो सकती हैं। इन सारी चीजों को हम लोग आपका देख रहे थे बच्चों और इन सभी की हम लोग एक एक करके अच्छे से हम लोगों ने आपका इसमें बात की थी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, थोड़ा सा आगे देखिए। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहां के निवासी की आय और उनके रोजगार में समृद्धि यानी वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन तकनीकी के माध्यम से हो सकता है। इसमें कुछ के लिए सुनियोजित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिशत वर्ष में 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। कह रहे कि अगर हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार योजना आयोग ने अध्ययन किया है और उस अध्ययन के अनुसार जिस तरह की आपकी चीजें बताई, कह रहे कि पर्यटन क्षेत्र, क्लियर है, में अकेले क्या होंगे, प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक आपके रोजगार कैसे होंगे, आपके प्रदान होंगे। यानी कि रोजगार ऐसा सेक्टर बने, रोजगार के लिए पर्यटन ऐसा सेक्टर बनेगा जहां पर बहुत अत्यधिक आपको रोजगार उपलब्ध होंगे। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत में लगभग 625 जिलों के काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। कह रहा है कि भारत में 625 जिलों में काम का अधिकार लागू हो, उसके लिए कानून बनाया है। उस कानून का नाम क्या है? इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि आम भाषा में कहें, सबसे पहले क्या थी, आप देखिए महात्मा गांधी लोग कहते हैं मनरेगा 2005 के अंतर्गत सभी लोगों को काम करने में सक्षम है और उन्हें जरूरत के हैं सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वहां लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उस तहत के कामों को वरीयता दी जाएगी जिसमें भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ने में मदद मिलेगी। क्या कह रहे हैं? या तो सरकार 100 दिन आपको रोजगार देगी इस मनरेगा जो आपका कॉन्सेप्ट है इसके तहत, ये नहीं दे पाई तो आपको क्या देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। और अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं देगी तो क्या करेगी, भविष्य में आपकी भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी ताकि आप क्या कर सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें, आप चीजों को अच्छा कर सकें। संगठित और असंगठित के क्षेत्रों के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजन करने का एक तरीके का परीक्षण करते हैं। इसके लोगों का नियोजन होने के आधार पर देखते हैं कि उनके काम करने की शर्तें क्या हैं, क्या कोई नियम और विनियम है जिसका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया गया है।
किया गया है, जिसके रोजगार के संबंध में अनुपालन जो है वो आपका किया गया है। कांता संगठित क्षेत्रों में काम करती है। संगठित क्षेत्र वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों और विनियमों के अनेक विधि जैसे कारखाने अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान, अधिदुकानदार प्रतिष्ठा इत्यादि का उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसके कुछ औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि हैं। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वतः काम करते हैं, परंतु वे कभी अपनी सरकार के सक्षम पंजीकृत करते हैं और नियमन और विनियमनों का पालन करते हैं। क्या करते हैं? नियम और आपका विनियमनों का क्या करते हैं? वो आपका पालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनमें से एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा दी जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है और वे नियोक्ता दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये लाभ क्या है? सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल की सुरक्षित और पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। वे सेवानिवृत्त होते हैं तो वो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। अगर कह रहे हैं वो आपका सेवानिवृत्त भी होते हैं तो क्या करते हैं? वो आपका पेंशन जो है वो आपकी पेंशन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्रों में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटी इकाई और बिखरी इकाइयों जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होती है। इस क्षेत्र के नियम और विनियमन तो होते ही हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित हैं। यह अतिरिक्त समय के काम करने, सेवतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षा नहीं होती है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसम में जब काम कम होता है तो लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद की पर आपका निर्भर करते हैं। किस पर डिपेंड होते हैं? लोगों की जो पसंद है उस पसंद पर आपका डिपेंड होते हैं। ठीक, ये आपको देखना है। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने छोटे कार्य जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इस प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी को आपका श्रमित करते हैं, यानी कि वो आपका मजदूरी भी करते हैं और थोड़ा आपका श्रमित भी करते हैं। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो? कह रहे कि जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कह रहे कि जो आपके असंगठित क्षेत्र के जो आपके श्रमिक हैं उनका कैसे संरक्षण करें। ठीक है, अब देखिए, संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में अत्यधिक धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्रों के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति कर वचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। परिमाणतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हैं, जहां बहुत कम वेतन मिलता है। प्राय उन्हें शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती। उनकी आय कम है और नियमित नहीं है। इस रोजगार के संरक्षण नहीं है और न ही इसमें कोई उन्हें लाभ है। अब कह रहे हैं ना तो उनको नियमित रोजगार मिल रहा है, ना कोई संगठित काम है किसी प्रकार से, तो क्या होती है उनके लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि ना तो उनको कोई ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम मिल रहा है
ना उनको नियमित मजदूरी है, उनका फिर शोषण किया जा रहा है, उचित जो मजदूरी रेट है वो भी नहीं है, रोजगार का संरक्षण नहीं है। कुल मिलाकर उनका जिस तरह का प्रॉफिट होना चाहिए वो उनका प्रॉफिट आपका क्या है, वो नहीं है। ये आपको देखना चाहिए। ठीक है। 1990 से यह देखा गया है कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना खेत रोजगार खोते जा रहे हैं और लोग असंगठित क्षेत्रों में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्रों में अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की आवश्यकता है। ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित क्षेत्रों के मुख्यतः भूमिहीन कृषकों, छोटे सीमित किसानों, फसल बटाईदारों, कारीगरों, बुनकरों, लोहारों, बढ़ई सुनारों से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे सीमित किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय पर बीज, कृषि उपकरण, खाद्य भंडार, विपणन आपके पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत होती है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योग में श्रमिक, निर्माण, विनिर्माण, परिवहन के कार्य, असंगठित किसानों और सड़कों पर विक्रेता के काम करने के लिए सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिकों, विनिर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वालों को से रचित है। लघु उद्योग को विभिन्न कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण देने की जरूरत है। क्या करेंगे? दोनों क्षेत्रों में आपका क्या है, इनको संरक्षण देने की कैसी है आपकी जरूरत है और इनको देखना चाहिए। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक सूचित, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्रों में रोजगार कर रहे हैं। कह रहे या तो वो एससी लोग हैं या फिर एसटी हैं या फिर आपके क्या हैं, शेड्यूल ट्राइबल हैं। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव का भी शिकार हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों संरक्षण पर अनिवार्य है। यानी कि इनके साथ जो चीजें हो रही हैं वो नहीं होना चाहिए और इनको संरक्षित जो आपकी चीजें हैं ये सारे इनको संरक्षण आपके प्राप्त जो है होने चाहिए। देखिए, आर्थिक गतिविधि को कह रहे स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक को हम लोग देख रहे हैं। इसको देखिए, आर्थिक गतिविधि को क्षेत्रक में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। परिसंपत्ति का स्वामी और सेवा की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवा उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्रकों में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवा के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी में होती है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी निजी कंपनियां स्वामित्व की हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधि का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है और इनकी सेवाओं से प्राप्त करने के लिए इनको एकल स्वामित्व और कंपनी को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करे तो अन्य तरीके से करती है। आधुनिक आपका दिनों में सरकार तभी गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियां क्या होती हैं? सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ज्ञात करें। देखिए, जो आपका सरकार की सार्वजनिक यूनिट होती हैं उसमें सरकार को आपका लाभ कमाना नहीं होता। सरकार क्या चाहती है कि जितने लोग हमसे जुड़े हैं उनका जीवन, उनका यापन हो सके और जो उनकी आपकी गतिविधियां हैं उनमें भाग ले सकें और क्या हो सके, वो कुछ लाभ अर्जित कर सके जिनसे क्या हो सके, जो श्रमिक उसमें लगे उनकी आजीविका चल सके। कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र
उचित कीमतों पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्र को की क्षमता से बाहर होते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्रित करना भी आसान नहीं है, फिर भी ये चीज़ों को उपलब्ध उपलब्ध कराते हैं। इन ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों पर, पुलों पर, रेलवे पर, आपके पतन पर बिजली आदि का निर्माण, बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादक और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से लोगों में वस्तु की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयां, विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती हैं। यह सरकार उस बिजली दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये बिजली खरीद सकती हैं। सरकार लगता है कि कुछ अंश वहन करती है और सरकार को कुछ ऐसा लगता है कि वो क्या कर सकती है, कुछ जो अंश है वो उसको वहन कर सकती है। इस प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इससे अपने गोदामों में भंडारित करती है, राशन की दुकान के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। अब आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय के बारे में पढ़ा है। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है। इस प्रकार सरकार किसानों, उपभोक्ताओं दोनों की सहायता करती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिकता जिम्मेदारी सरकार की है। कह रही बहुत सारी ऐसी प्राथमिक गतिविधियां हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना है। हमने पहले अध्याय में यह गतिविधि पर विचार किया है कि सुनिश्चित ढंग से विद्यालय चलाना और गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। कैसे है? भारत में जो आपका निरक्षरों की संख्या है वो कैसे है? विश्व में सबसे अधिक है। ठीक, इस प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु के बारे में पढ़ा है। उड़ीसा 41 पर और मध्य प्रदेश 47 का शिशु मृत्यु दर विश्व में कुछ निर्धन भागों से अधिक है। अब देखिए, उड़ीसा में से अगर आप लोग देखोगे तो 1000 में से 41 बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है और मध्य प्रदेश में कितना है आपका 47। ठीक, सरकार को मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधा और भोजन एवं पोषण की ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि यह बजट बढ़ाकर अत्यधिक निर्धनों और देश के लिए पूर्णतः उपेक्षित भागों को देखभाल कर क्या करें, उनकी अच्छे से आपका देखभाल करें। ठीक, ये उनको थोड़ा सा देखना है। तो जितना हमने पढ़ा है इसमें से हम लोगों को कुछ चीजें जानने की बात की जरूरत है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि आप इसको समझ सकें। ये है उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक बढ़ता महत्व, इसको देख रहे हैं। क्या है? तृतीयक क्षेत्र में इसका बढ़ता महत्व। सबसे पहले देखिए, किसी भी देश में अनेक
सेवाओं जैसे अस्पताल, परिवहन, बैंक, डाक, तार आदि की आवश्यकता होती है। दूसरा, कृषि उद्योग के विकास में परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। लिख लीजिए, इसको लिखिए, फिर कॉपी आगे बढ़ो। लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बच्चों, कर लिया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला देखिए, आय बढ़ाने से कई सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, विद्यालय आदि की मांग शुरू कर देते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, संचार टेक्नोलॉजी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। क्लियर है? क्या हो गई है? कुछ सेवाएं जो हैं अपरिहार्य हो गई हैं। इसको लिखिए, आगे बढ़ेंगे फिर।
लिख लिया बच्चों? आगे बढ़े। देखिए, अगला है जो बहुत आपको महत्वपूर्ण मिलेगा और इसको समझना चाहिए और इस पर आपको गौर भी करना है, वो है अल्प बेरोजगारी। क्या है? अल्प बेरोजगारी। इसको थोड़ा सा हमें आपका देखना है। देखिए, जब किसी काम में जितने लोगों की जरूरत हो उससे ज्यादा लोग काम में लगे हों और वह अपनी उत्पादन क्षमता से कम योग्यता से काम कर रहे हैं तो इसे परिच्छन तथा छुपी बेरोजगारी कहते हैं। तो बच्चों, हमने चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लिया। अब हम चैप्टर को जो मैं आपको शॉर्ट नोट जो आपको बताता हूँ वो मैं आपको करा रहा हूँ। फिलहाल हम लोग आपका बेरोजगारी को आपका देख रहे थे। अभी लेक्चर समाप्त होने के बाद मैं आपका डिस्प्ले आपके फ्लैश करा दूंगा ताकि आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से आपका कॉपी कर लें। बाकी और कुछ असंगठित आपके क्षेत्र के बारे में बचा है, आपका उसको पढ़ेंगे और कल कुछ इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे ताकि हम लोग जान पाएं आपका किस प्रकार के इसके प्रश्न उत्तर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।